नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए टॉप 20 जीके एंड जीएस का क्वेश्चंस लाया हूं, जो कि सभी वनडे एग्जाम्स की परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से बिना देर किए अपने आज के ही सेशन को। दोस्तों हमारा जो प्रश्न नंबर 1 है, लेब्राडोर सागर और भूमध्य सागर किस महासागर का हिस्सा है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं ए हिंद महासागर, बी आर्कटिक महासागर, सी प्रशांत महासागर या फिर डी अटलांटिक महासागर। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो ये लेब्राडोर सागर और भूमध्य सागर है, ये आपका अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। विकल्प नंबर डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 2 की तरफ दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 2 है दोस्तों हमारा, प्यूर्टो रिको खाई निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? तो आपके ऑप्शन है दोस्तों ए आर्कटिक महासागर, बी हिंद महासागर, सी अटलांटिक महासागर या फिर डी प्रशांत महासागर। तो दोस्तों जो प्यूर्टो रिको खाई है वो आपका अटलांटिक महासागर में स्थित है। ठीक है, विकल्प नंबर सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा दोस्तों। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 3 देख लेते हैं। तो हमारा प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों, प्रश्न नंबर 3 है, मुगल साम्राज्ञी नूरजहां द्वारा उनके पिता की याद में बनवाया गया इतिमाद उद दौला का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन हैं ए आगरा, बी दिल्ली, सी ग्वालियर या फिर डी लखनऊ। तो दोस्तों जो मुगल साम्राज्ञी नूरजहां है, इनके द्वारा जो इनके पिता की याद में बनवाया गया मकबरा है वो आपका आगरा में स्थित है। ठीक है, विकल्प नंबर ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा दोस्तों। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 4 देख लेते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 4 दोस्तों, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अनुसार निम्न में से किसे उपभोक्ता माना जाता है? तो आपके ऑप्शन हैं ए एक व्यक्ति जो प्रतिफल के एवज में किसी भी वस्तु या सेवाओं की खरीदारी करता है। ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों एक व्यक्ति जो मुफ्त में वस्तु प्राप्त करता है। ऑप्शन नंबर सी है एक व्यक्ति जो सेवा के अनुबंध के तहत सेवाओं का लाभ उठाता है। और ऑप्शन नंबर डी है एक व्यक्ति जो पुनर्विक्रय के लिए वस्तु प्राप्त करता है। तो दोस्तों उपभोक्ता किसे माना जाता है? तो जो आपका ऑप्शन है ये विकल्प नंबर ए सही है। ठीक है, ये है आपका एक व्यक्ति जो प्रतिफल के एवज में किसी भी वस्तु या सेवाओं की खरीदारी करता है, उसे ही उपभोक्ता कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 5 है दोस्तों हमारा, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना इनमें से किस वर्ष हुई थी? दोस्तों आपके ऑप्शन हैं ए 1967 में, बी 1980 में, सी 1934 में या फिर डी 1957 में। तो दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूं आप लोगों को कि जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी जो स्थापना है 1980 ईस्वी में हुई थी। विकल्प नंबर बी यहाँ पर आपका सही है दोस्तों। ठीक है, और चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 6 की तरफ। तो हमारा प्रश्न नंबर 6 है दोस्तों, निम्नलिखित में से प्रश्न नंबर 6 हमारा, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय आंदोलन में पहली बार बड़े पैमाने पर महिलाओं की भागीदारी देखी गई थी? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है इसमें, एक मिनट थोड़ा सा, तो आपके ऑप्शन है इसमें ए खिलाफत आंदोलन, बी स्वदेशी आंदोलन, सी सविनय अवज्ञा आंदोलन या फिर डी असहयोग आंदोलन। तो दोस्तों जिस आंदोलन में बड़े पैमाने पर महिलाओं की भागीदारी देखी गई थी वो आंदोलन आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन दोस्तों। ठीक है, विकल्प नंबर सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो कि हमारा प्रश्न नंबर 7 दोस्तों। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इसे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 7 है दोस्तों आपका, प्रोटोजोआ किस रोग के रोगकारक होते हैं? तो आपके ऑप्शन है दोस्तों ए पोलियो, बी मलेरिया, सी यक्ष्मा जिसे तपेदिक भी कहते हैं या फिर डी आंत्रज्वर। तो दोस्तों जो प्रोटोजोआ है ये आपका मलेरिया रोग का रोगकारक है। ठीक है, तो प्रश्न अगर एग्जाम में आए कि मलेरिया का रोगकारक कौन है तो प्रोटोजोआ है। ठीक है, और प्रश्न नंबर 8 देख लेते हैं दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 8 है हमारा, मिट्टी की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? तो आपके ऑप्शन हैं ए जनक सेल, बी न्यू सेल, सी तल सेल या फिर डी आधार सेल। तो दोस्तों जो मिट्टी की सबसे निचली परत है उसे तल सेल कहा जाता है। ठीक है, हिंदी में तल सेल कहा जाता है। विकल्प नंबर सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 9 की तरफ दोस्तों, इसे देख लेते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 9 दोस्तों, तंजावुर का वृद्धेश्वर मंदिर जिसे पेरिया कोइल या बड़ा मंदिर भी कहा जाता है, किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो आपके ऑप्शन हैं ए कर्नाटक, बी तमिलनाडु, सी महाराष्ट्र या फिर डी केरल। तो दोस्तों जो आपका ये तंजावुर का वृद्धेश्वर मंदिर है जिसे पेरिया या कोइल या बड़ा मंदिर भी कहा जाता है, ये आपका तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, विकल्प नंबर बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा दोस्तों। और चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 10 की तरफ दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 10 है दोस्तों हमारा, इसे देख लेते हैं। यह है, बाबर ने नामक युद्ध पद्धति की शुरुआत की जिसमें सेना को विभिन्न डिवीजनों में विभाजित कर दिया जाता था ताकि दुश्मन को हर तरफ से घेरा जा सके। तो मतलब कि उस पद्धति का नाम पूछ रहा है। तो आपके ऑप्शन हैं ए चारा, बी खुम्स, सी अरब या फिर डी तुलुगमा। तो दोस्तों बाबर ने जिस युद्ध पद्धति की खोज की थी वो आपका यही है, तुलुगमा। ठीक है, इस पद्धति में दोस्तों होता क्या था ना कि
दुश्मन को चारों तरफ से घेर लिया जाता था, और ताकि वो किसी भी तरफ भाग ना पाए, और चारों तरफ से घेर कर उन्हें मार दिया जाए। और प्रश्न नंबर 11 है दोस्तों हमारा, इसे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 11 दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपके ऑप्शन हैं, ए आरबीआई देश के विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक है, बी आरबीआई सरकार का बैंकर है, सी आरबीआई बैंकर का बैंक है, या फिर डी आरबीआई केंद्र सरकार के लिए वार्षिक बजट तैयार करता है। तो दोस्तों जो इसमें आरबीआई के लिए गलत कथन है वो यही है, विकल्प नंबर डी। यह है आरबीआई केंद्र सरकार के लिए वार्षिक बजट तैयार करता है, जबकि आरबीआई ये काम नहीं करता है दोस्तों। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न नंबर 12 की तरफ दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 12 देख लेते हैं। तो हमारा दोस्तों जो प्रश्न नंबर 12 है, यह है भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार महारत्न का दर्जा प्राप्त करने हेतु पात्र होने के लिए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को निम्नलिखित में से कौन सी शर्त को पूरा करना चाहिए? तो आपके ऑप्शन हैं, ए पिछले 5 वर्षों के दौरान कर के बाद 5,000 करोड़ से अधिक का औसत वार्षिक निवल लाभ होना चाहिए, या फिर बी पिछले 5 वर्षों के दौरान 25,000 करोड़ से अधिक का औसत वार्षिक टर्नओवर होना चाहिए, या फिर सी पिछले 5 वर्षों के दौरान औसत वार्षिक निवल मूल्य 15,000 करोड़ से अधिक होना चाहिए, या फिर डी ऑप्शन नवरत्न का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। तो इस प्रश्न का दोस्तों जो सही आंसर है कि महारत्न का दर्जा प्राप्त करने हेतु पात्र होने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को यही शर्त पूरा करना चाहिए। जो सबसे पहला शर्त है कि उसे नवरत्न का दर्जा प्राप्त होना चाहिए, तभी उसे महारत्न का दर्जा भी दिया जा सकता है। और प्रश्न नंबर 13 देख लेते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 13 दोस्तों, निम्नलिखित में से किस बाघ अभयारण्य को 10 वर्षों के लक्ष्य के स्थान पर 4 वर्षों में बाघों की संख्या को दोगुना करने के लिए नवंबर में पहला अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार TX2 प्रदान किया गया है? तो आपके ऑप्शन हैं, ए कार्बेट बाघ अभयारण्य, बी बुक्सा बाघ अभयारण्य, सी कान्हा बाघ अभयारण्य, या फिर डी पीलीभीत बाघ अभयारण्य। तो दोस्तों ये जो बाघ अभयारण्य है आपका, यह है पीलीभीत बाघ अभयारण्य। इस अभयारण्य में दोस्तों मतलब लक्ष्य दिया गया था कि 10 वर्षों में बाघों की संख्या को दोगुना करने के लिए, लेकिन इस अभयारण्य ने 4 वर्षों में ही इस लक्ष्य को हासिल कर लिया, जिसके लिए इसे TX2 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया। और प्रश्न नंबर 14 देख लेते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 14 है, फारसी इतिहासकारों ने मुस्लिम सुल्तानों का वर्णन इस रूप में किया है? तो आपके ऑप्शन हैं, ए ईश्वर के शार्गिद, बी ईश्वर के अवतार, सी ईश्वर की छाया, या फिर डी ईश्वर के अनुयायी। तो दोस्तों जो फारसी इतिहासकारों ने मुस्लिम सुल्तानों का वर्णन ईश्वर की छाया के रूप में किया है, ठीक है, विकल्प नंबर सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। और चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 15 की तरफ दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 15 दोस्तों, गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी जो म्यांमार की मांडले जेल में उनके द्वारा भगवत गीता पर लिखी गई एक टीका है? तो आपके ऑप्शन हैं, ए लाला लाजपत राय, बी बाल गंगाधर तिलक, सी अरविंदो घोष, या फिर डी सुभाष चंद्र बोस। तो दोस्तों जो गीता रहस्य पुस्तक है उसे बाल गंगाधर तिलक जी ने लिखा है, ठीक है, विकल्प नंबर बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 16 देख लेते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 16 है, किसी द्रव का उसके क्वथनांक से कम किसी भी तापमान पर गैस में परिवर्तन इस नाम से जाना जाता है? तो आपके ऑप्शन हैं, ए निक्षेपण, बी क्रिस्टलीकरण, सी संघनन, या फिर डी वाष्पीकरण। तो दोस्तों किसी भी द्रव का गैस में परिवर्तन वाष्पीकरण कहलाता है, ठीक है, वाष्पीकरण, विकल्प नंबर डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 17 देख लेते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 17 है, किस संशोधन अधिनियम के अनुसार बेटे बेटियों और उनकी माताओं को पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सा प्रदान किया गया है? तो आपके ऑप्शन हैं, ए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1950, बी हिंदू संशोधन अधिनियम 1950, सी हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005, या फिर डी हिंदू अधिनियम 1956। तो दोस्तों ये जो आपका संशोधन अधिनियम है ये आपका विकल्प नंबर सी है दोस्तों, ये है आपका हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005, ठीक है। इस अधिनियम के तहत पारिवारिक संपत्ति में सभी को बराबर हिस्सा प्रदान किया गया है। और प्रश्न नंबर 18 देख लेते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति चाय बागानों को नुकसान पहुंचा सकती है? तो आपके ऑप्शन हैं, 35 डिग्री से अधिक तापमान, बी छायादार वृक्षों के नीचे रोपण, सी 150 से 300 सेमी के बीच वर्षा, या फिर डी गर्म और आर्द्र जलवायु। तो दोस्तों चाय बागानों को नुकसान पहुंचाने वाली जो स्थिति है वो है 35 डिग्री से अधिक तापमान, ये आपका विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। क्योंकि जो चाय के बागान में जो पौधे होते हैं अगर 35 डिग्री से ज़्यादा तापमान होता है तो उनकी पत्तियाँ मुरझाने लगती हैं, सूखने लगती हैं। और प्रश्न नंबर 19 देख लेते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 19 है, लेटेराइट मिट्टी में निम्न में से किस ऑक्साइड की कमी होती है? तो आपके ऑप्शन हैं, ए सिलिकॉन, बी टाइटेनियम,
सी एल्यूमिनियम या फिर डी लोहा। तो दोस्तों जो लेटराइट मिट्टी है उसमें सिलिकॉन की कमी होती है, ठीक है, सिलिकॉन ऑक्साइड की कमी होती है। विकल्प नंबर ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। और चलते हैं आज के अपने आखिरी जनरल नॉलेज की तरफ दोस्तों। प्रश्न नंबर 20 इसे देख लेते हैं फटाफट से। तो प्रश्न नंबर 20 है दोस्तों, प्रधानमंत्री जन धन योजना PMJDY के तहत खोले गए बैंक खाते के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो आपके ऑप्शन हैं, ए खाता धारक को रुपए डेबिट कार्ड प्रदान किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, बैंक से असंबंधित व्यक्ति के लिए एक साधारण बचत बैंक खाता खोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी, PMJDY खातों में जमा राशि पर कोई ब्याज नहीं मिलता है। या फिर ऑप्शन नंबर डी, पात्र खाताधारकों को पात्र खाताधारकों के लिए 10,000 रुपये तक ओवरड्राफ्ट सुविधा उपलब्ध है। तो दोस्तों इसमें जो आपका सही आंसर है वो है विकल्प नंबर सी। ये क्या है दोस्तों, PMJDY खातों में जमा राशि पर कोई ब्याज नहीं मिलता है, जबकि ये बात गलत है। क्योंकि PMJDY खाता वो कि चाहे कोई भी खाता हो, केवल करेंट अकाउंट को छोड़ करके नॉर्मली सभी खातों पर ब्याज मिलता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर विकल्प नंबर सी आपका सही हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों हमारे आज के बेहतरीन 20 जनरल नॉलेज, जो कि मैं पुराने जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स थे उनमें से छाँट करके लाया हूँ आप लोगों के लिए, जो कि सभी वनडे एग्जाम्स, गवर्नमेंट वनडे एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। था यदि आपका कोई फ्रेंड या फिर कोई रिलेशन में, जैसे कि जो कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करता है, तो आप ये वीडियो उसे शेयर कर सकते हैं, ताकि उसे भी जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स और GK GS की इन्फॉर्मेशन मिलते रहे दोस्तों, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छा कंटेंट लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।